तो हेलो गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी। बहुत बवाल मचा था देश में कि जीएसटी होता क्या है ये जीएसटी, कहाँ इंपोज होता है जीएसटी। आपको तो बिल्कुल समझ में नहीं आता क्योंकि आप क्लास 10 से तो अब कॉमर्स में आए। अब आपको सीखने को मिला जीएसटी होता क्या। बच्चों बड़े ध्यान से समझिएगा जीएसटी के बारे में, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब चैप्टर है। और हाँ, जर्नल एंट्रीज जिन बच्चों ने जर्नल एंट्रीज नहीं पढ़ा, प्लीज जर्नल एंट्रीज पहले पढ़ लीजिएगा, क्योंकि इस चैप्टर में जो भी हम अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करने वाले, जो भी लिखना जा रहा है वो जर्नल एंट्रीज के ही अकॉर्डिंग लिखने वाले, मतलब जर्नल एंट्रीज की जरूरत इस चैप्टर में है बच्चा। पहले तो जीएसटी को समझते हो, जीएसटी होता क्या है, ठीक है बच्चा। अब सुनो, देश में ना दो टाइप के टैक्स होते हैं, एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। एक होता है डायरेक्ट, एक होता है इनडायरेक्ट। टैक्स दो टाइप के होता है, एक होता है डायरेक्ट बच्चा, एक होता है इनडायरेक्ट। ये डिफरेंस क्या है। और जीएसटी जो है ना वो इनडायरेक्ट है। अरे मैं बता रहा हूँ क्या है। और जीएसटी की एक बात और बता दूं, जीएसटी पार्लियामेंट में पास हुआ था, ठीक है, 24 मार्च को, 24 मार्च 2017 को। कब पास हुआ था बच्चा? 24 मार्च 2017 को। 24 मार्च 2017 को पार्लियामेंट में पास हुआ था, लेकिन ये इफेक्ट में आया, यानी लागू हुआ है ये 1 जुलाई 2017 को। बड़ा बवाल मचा था। कुछ बोल रहे थे जीएसटी आना चाहिए, कुछ बोल रहे थे जीएसटी नहीं आना चाहिए, ठीक है। कुछ समझ में नहीं आ रहा था, अच्छा है खराब है, कोई डिटेल बता नहीं रहा था। बाद में धीरे धीरे पता चला कि हाँ जीएसटी बहुत ही अच्छी चीज़ है, ठीक है। क्योंकि जीएसटी वैसे ही मनमोहन सिंह भी लाना चाहते थे बहुत पहले, 2002 के अराउंड, तो लेकिन अपोजिशन पार्टीज ने मना कर दिया था। कुछ कारण था, कुछ पॉलिटिकल रीजन था, ठीक है। उसके बाद उसकी चर्चा नहीं करते हम लोग। अब देखो 2002 में आना चाहिए था, लेकिन आया कब? 2017 में, थोड़ा सा लेट से आया, 15 साल के बाद। अब टैक्स की बात की जाए, दो टाइप के टैक्स होता है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स जो डायरेक्टली किसी पर्सन पे इम्पोज होता है और वही पर्सन उसका भुगतान करेगा, मतलब वो इस टैक्स का बर्डन किसी और अदर पर्सन में शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे कि इनकम टैक्स, ठीक है, कोई पर्सन इनकम टैक्स देगा तो अपने ही इनकम पे देगा ना, किसी और के इनकम पे तो देगा नहीं, ठीक। अगर मान लो मैं प्रॉपर्टी परचेज कर लूँ, प्रॉपर्टी अगर मैं परचेज कर रहा हूँ तो प्रॉपर्टी में मुझे टैक्स देना पड़ेगा। ये डायरेक्ट टैक्स है, ये डायरेक्टली मैं प्रॉपर्टी खरीदा हूँ, टैक्स भी मैं दूंगा। मतलब मेरा ये जो टैक्स का बर्डन है मैं शिफ्ट नहीं कर सकता किसी और पर्सन पे। नहीं, मैं प्रॉपर्टी खरीदा तो वो फलाना आदमी टैक्स देगा, ऐसा कुछ नहीं है भैया, ठीक। अब बात करें इनडायरेक्ट टैक्स की। देखो पहले ना बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, लगभग 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे, बहुत सारे इनडायरेक्ट टैक्स थे, जैसे कस्टम ड्यूटी, ठीक है, एक्साइज, ठीक है, वेट, एंटरटेनमेंट टैक्स वगैरह, सर्विस टैक्स वगैरह, ठीक है। ऐसे बहुत सारे टैक्स थे जो पहले लगते थे, सर्विस टैक्स, सेल्स टैक्स, फलाना दिखाना, बहुत सारे टैक्स थे। देखो बहुत सारे टैक्स थे इनडायरेक्ट टैक्स। और ये इनडायरेक्ट टैक्स है क्या एक्चुअली? देखो इनडायरेक्ट टैक्स का ना जो बर्डन है, पेमेंट जो टैक्स का बर्डन है ना, वो शिफ्ट होता है। कैसे शिफ्ट होता है सर? मान लो एक होलसेलर है, वो मैन्युफैक्चरर से सामान खरीद रहा है, ठीक। मैन्युफैक्चरर ने तो ऑलरेडी टैक्स दे दिया सरकार को, अब होलसेलर टैक्स किसको देगा? मैन्युफैक्चरर को। अब रिटेलर आया, रिटेलर सामान खरीदा किसी होलसेलर से, अब रिटेलर टैक्स पे कर रहा है किसको? होलसेलर को। एट द एंड कौन खरीद रहा है? कस्टमर खरीद रहा है, तो कस्टमर टैक्स पे कर रहा है किसको? रिटेलर को। यानी कहीं ना कहीं बर्डन है टैक्स का, वो शिफ्ट होते जा रहा है, अल्टीमेटली वही पे कर रहा है जो कंज्यूम कर रहा है, ठीक है। टैक्स का बर्डन क्या होता चला गया? शिफ्ट होता चला गया, ठीक है। ये इनडायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्टली लगता है। जैसे आप टूथपेस्ट भी खरीदते हो, ठीक है, छोटा बच्चा पैदा हुआ देश में, उसको भी टैक्स देना पड़ता है। कैसे? हगिस खरीदता है बेचारा, उसमें भी टैक्स लगा हुआ है बच्चा, समझ में? इनडायरेक्ट इसमें लिखा होगा एमआरपी में इंक्लूसिव ऑल टैक्सेस, जीएसटी, ठीक है, क्लियर। अब देखो हुआ क्या, चलो मैप से समझते हैं, ठीक है। हुआ क्या, अपना देश, अपना महान भारत, ठीक, अलग अलग स्टेट, अलग अलग यूनियन टेरिटरी, ठीक। और ये 17 इनडायरेक्ट टैक्स में सारे स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से टैक्स लगा रही थी, अपने हिसाब से, ठीक। तो जो बाहर की कंपनीज इंडिया में मार्केट करने आ रही थी, जो बाहर की कंपनीज आ रही थी, चाइना से आ रही थी, ठीक है, जापान से आ रही थी, नेपाल से आ रही थी, अमेरिका से आ रही थी, जब वो एक ही देश में आ रही थी, एक ही नेशन के अंदर आ रही थी, कह रहे थे यार पागल है क्या लोग, हैं? राजस्थान में सेम चीज़ का टैक्स 25% है, यूपी में सेम चीज़ का टैक्स 30% है, गुजरात वाले ने 10% कर रखा है, दिल्ली वाले ने 5% कर रखा है। मतलब सेम, अगर कार की बात करूं, कार खरीदने या बेचने वो आ रहे हैं, तो बोलते हैं यार एक ही देश, अलग अलग स्टेट में अलग अलग टैक्स। तो ये बताओ बाहर की कंपनियों को, कंट्रियों को दिक्कत हो रहा था कि नहीं बिजनेस करने में इंडिया में? बिल्कुल दिक्कत हो रहा था,
क्योंकि एक ही देश में आ रहा था, अलग अलग टैक्स रेट था सब जगह, और इसीलिए कुछ स्टेट्स आगे बढ़ गए थे उस टाइम, और आज भी कुछ स्टेट पीछे है, क्योंकि स्टेट गवर्नमेंट वो टैक्स लगा रही थी तो अपने मनमर्जी लगा रही थी। ठीक है, अब देखो इसलिए नारा दिया गया जीएसटी लाओ, वन नेशन वन टैक्स। मतलब अब क्या है, अब जीएसटी आने के बाद ये जो 17 इनडायरेक्ट टैक्स थे इनको हटा दिया गया, इनको हटा दिया गया। अब पूरे देश में जीएसटी लग चुका। मतलब अगर आप कुछ सामान खरीद रहे हो जिसपे 15% का टैक्स राजस्थान में लग रहा है ना, तो वो सेम चीज़ का टैक्स 15% का टैक्स यूपी में होगा, 15% का टैक्स मध्य प्रदेश में होगा, 15% का महाराष्ट्र में होगा, यानी ऑल ओवर इंडिया सेम टैक्स आपको मिलने वाला। इसका नारा भी दिया गया था वन नेशन वन टैक्स। अब इसके जीएसटी के पहले क्या था, इनडायरेक्ट टैक्स था, जो अलग अलग इनडायरेक्ट टैक्स थे, स्टेट गवर्नमेंट अपने हिसाब से इम्पोज करते थे, अपने हिसाब से लगाती थी, तो सब रेट्स फ्लक्चुएट करते थे, किसी का ज़्यादा किसी का कम। और बहुत पहले, जैसे मैं यूपी में हूँ, तो बहुत पहले यहाँ के लोग हरियाणा से या दिल्ली से जाके कार परचेज करते थे। जब मैं छोटा सा बच्चा था, नन्ना मुन्ना सा, तो यहाँ मैं देखता था कि बहुत सारे लोग दिल्ली और हरियाणा जाके गाड़ी परचेज करते थे। क्यों? क्योंकि कम से कम 50,000 से 1 लाख का वेरिएशन मिल जाता था उनको, क्योंकि वहाँ टैक्स कम था, यहाँ टैक्स ज़्यादा था। लेकिन आज जो कार यहाँ मैं खरीदूंगा वही सेम रेट दिल्ली में मिलेगा, वही सेम रेट आपको राजस्थान में मिल जाएगा। बात समझ में, यानी सब कुछ सेम। आज भी देखो पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगा, पेट्रोलियम में जीएसटी नहीं लगा, इसलिए देखो पेट्रोल डीजल के प्राइस स्टेट टू स्टेट आज भी वेराई कर रहे हैं। बिहार में लगभग 115 रुपये का डीजल पेट्रोल मिल रहा है, यूपी में तो चलो ठीक है 95, दिल्ली में ज़्यादा है शायद, ठीक, महाराष्ट्र में तो और ज़्यादा है 115 120 रुपया। क्यों? जीएसटी नहीं लगा इसमें आज तक। दारू में भी जीएसटी नहीं लगा, अल्कोहल में, अल्कोहल का भी रेट देख लो, हर जगह अलग अलग है। दिल्ली में तो एक के साथ एक मुफ्त दे रहे थे सब, ठीक, यूपी का रेट अलग है, बिहार में तो ही नहीं, चलो बिहार तो ड्राई स्टेट है, हर स्टेट में अल्कोहल का रेट अलग है, एंड साथ ही साथ पेट्रोलियम का रेट अलग है, क्योंकि इसमें अभी तक जीएसटी इम्पोज नहीं हुआ, जीएसटी लगा ही नहीं। ठीक है, ये जीएसटी के दायरे से बाहर है, इसमें आज भी वही चल रहा है जो पहले चला आ रहा था। ठीक है, तो वन नेशन वन टैक्स नारा तो दिया गया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कैसे वन नेशन वन टैक्स। पेट्रोलियम को क्यों छोड़ दिया गया, अल्कोहल को, चलो अल्कोहल को छोड़ दिया, समझ में आ रहा है, अल्कोहल से कमाओ तुम, पेट्रोल तो हर कोई यूज़ कर रहा होगा, जो दारू नहीं पीता वो भी पेट्रोल अपने गाड़ी को पिलाता होगा, है कि नहीं। लेकिन जीएसटी लगता तो पेट्रोल में शायद मजा आ जाता, घूमने में मजा आ जाता, दिन भर घूमता आदमी, इसलिए सरकार सोच रही है ना रेट बढ़ा के रखो, जीएसटी मत डालो, नहीं तो दिन भर आदमी घूमना फिर शुरू कर देगा, पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो छोड़ ही देगा। ऐसे भी सरकार सोचती होगी, बिल्कुल सोचती होगी, क्योंकि इकोनॉमिक्स का दायरा है, वो सोची होगी, क्योंकि जीएसटी लगाने के बाद कहीं ना कहीं पेट्रोल के रेट थोड़ा सा कम हो जाएंगे, और कम होने में क्या होगा ना, सरकार समझेगा अरे यार सब तो अपनी गाड़ी लेकर घूमने लग जाएंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट से क्या होगा, कुछ नहीं, कबाड़ा, कोई रेल में बैठेगा नहीं। ठीक है, अब बात करते हैं जीएसटी के टाइप्स, जीएसटी के टैक्स रेट। पहले बात करते हैं हम जीएसटी के टाइप ऑफ जीएसटी। पहला आता आपका एसजीएसटी, दूसरा आ जाता आपका सीजीएसटी, तीसरा आ जाता आपका यूटीजीएसटी, और चौथा आ जाता आपका आईजीएसटी। ये होता क्या, एसजीएसटी एस फॉर स्टेट, स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल, सेंट्रल गवर्नमेंट जीएसटी, यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी, यूनियन टेरिटरी, ठीक है, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर सब तो समझ में आ गया, ये इंटीग्रेटेड कहाँ से आएगा ये समझ में नहीं आ रहा, बाकी सब तो समझ में आ रहा है, इंटीग्रेटेड क्या है ये समझ में नहीं, चलो ये भी समझा देता हूँ। ठीक है, अब देखो एसजीएसटी फॉर स्टेट गवर्नमेंट जीएसटी, सी फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट, यूटी फॉर यूनियन टेरिटरी, एंड आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी। इंटीग्रेटेड समझ में आएगा, दिल्ली चंडीगढ़ हो गया, ये लद्दाख जो नया नया बच्चा पैदा हुआ है, ये सब क्या है अभी, ये आपका यूटी है, यूनियन टेरिटरी। बाकी समझ में आया, ठीक है, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप वगैरह। अब टैक्स स्ट्रक्चर, जीएसटी के टैक्स 0%, 5%, 12, 18, 28, ये स्ट्रक्चर है। कुछ ऐसे आइटम है जिसको हम 0% में रखा गया, नेसेसरी गुड्स। अच्छा 0% में रखने का रीज़न है कि 0% में रखा गया ना, कल को मन किया ना इसको उठा के 5 में कर सकते हैं, कल को उठा के इसको हम किस में कर सकते हैं, 5 में कर सकते हैं। अब इसमें कौन से गुड्स आते हैं ये प्लीज़, इसकी तो जरूरत है नहीं फिलहाल हम लोग को 11th में, लेकिन आप एक बार देख लीजिएगा चार्ट वार्ट। ठीक है, 0% में नेसेसरी आइटम्स है, आलू प्याज वगैरह, ठीक है, जो डेली कंज्यूमेबल आइटम्स है, गरीब लोग भी कंज्यूम करते हैं, उस पर टैक्स अभी तक लगा नहीं है। 5% है बेसिक चीज़ वाले, ठीक है, 12%, 18%, 28%, ठीक है, 28% में एकदम लग्जरी आइटम्स, बच्चे चलाते हैं गाड़ी बाइक, घूम घूम घूम, हाँ
28% टैक्स देना पड़ता बच्चा। 1 लाख की गाड़ी 28% टैक्स, यानी हो गया गाड़ी का रेट 1,28,000। ठीक है, 18% वगैरह, ठीक, 12%, 5%, ये टैक्स रेट है इंडिया में फिलहाल। ये टैक्स रेट है 0, 5, 12, 18, 28। सपोज डेट अब ये बता क्यों रहा हूँ, अगर ट्रांजेक्शन विद इन द स्टेट होता है, कहाँ होता है बच्चा? विद इन द स्टेट, मतलब स्टेट के अंदर, मतलब यूपी के अंदर। ठीक, मैं फिलहाल यूपी में हूँ। लखनऊ से गोरखपुर खरीदना बेचना हो रहा है। ठीक, लखनऊ से गोरखपुर यूपी के अंदर है। तो यहाँ जो टैक्स है, अगर मान लो उस प्रोडक्ट में टैक्स 12% का इम्पोज था, उसमें टैक्स 12% का था, तो 12% का टैक्स आधा 6% स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, यानी योगी जी। 6% सेंट्रल गवर्नमेंट ले जाएंगे, यानी मोदी जी। ठीक है, 6% कौन ले जाएगा? योगी जी। 6% कौन ले जाएगा? मोदी जी। अरे वो नहीं ले जाएगा, मतलब उनकी गवर्नमेंट के पास जाएगा। बात समझ में आया? यानी स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है, तो 12% का जो सामान था 6% स्टेट गवर्नमेंट को मिल जाएगा, 6% सेंट्रल गवर्नमेंट को मिल जाएगा। इज इट क्लियर? अगर यही लद्दाख के अंदर हो रहा है, इसके अंदर, तो यूनियन टेरिटरी है। ठीक है, सेम 12% वाला सामान 6% किसके पास चला जाएगा? स्टेट की जगह हो जाएगा अब यूटी जीएसटी, एंड 6% हो जाएगा आपके पास सीजीएसटी। सेम ही है, बस स्टेट की जगह क्या लगा दिया आपने? यूनियन टेरिटरी। बात समझ में आया कि नहीं आया? समझ में आ गया? समझ में आ गया? चलिए अब बात करते हैं इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट मान लो अब खरीदना बेचना, अब यूपी वाले जाके कहाँ खरीद रहे हैं सामान? गुजरात में। ठीक, यूपी वाले जगह कहाँ खरीद रहे हैं सामान? गुजरात में। इंट्रा स्टेट, इसमें पूरा का पूरा जो 12% है ना, वो चला जाएगा आईजीएसटी में, इंटीग्रेटेड जीएसटी। किसके पास चला जाएगा बच्चा? आईजीएसटी में। किसको? इसको बोलते हैं इंटीग्रेटेड जीएसटी। सर अभी इंटीग्रेटेड जीएसटी वाला पैसा जाएगा किसके पास? ये बच्चा सीधे चला जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास, क्योंकि यूपी जब सामान खरीद रहा है गुजरात से, तो यूपी ने टैक्स पे किया किसको? गुजरात को। किसको? गुजरात को। यही होता, ऐसा ही होना चाहिए था। यूपी ने किसको पे किया? गुजरात को। ऐसा ही होना चाहिए था। लेकिन अब क्या है, टैक्स जो है सीधे किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। किसके पास चला जाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट के पास। क्लियर? सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगा? वैसे ही कोर्स रिगार्डिंग नहीं जो अभी बताने जा रहा हूँ। सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी? 6% अपने पास रख लेगी और 6% देखेगी कि किसको दे, गुजरात को दे या यूपी को दे। यूपी कहेगा हमको दे दो, गुजरात कहेगा ना हमको दो। ठीक, अब ये सेंट्रल गवर्नमेंट देखिए कि भैया ऐसा है, ये भैया तो प्रोडक्शन कर ही रहे हैं, यहाँ तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो ही रहा है, लोग यहाँ कमा ही रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, यानी फैक्ट्री है, एम्प्लॉयमेंट हो रहा है, बहुत कुछ है, कमा रहे हैं, है कि नहीं? ये भाई साहब बेचारा थोड़ा सा गरीब है, छोटा भाई है, गरीब है, ये बेचारा खरीद रहा है, खरीद के काम चला रहा है जैसे तैसे। तो एक काम करो, 6% दे दो उस स्टेट को जिस स्टेट ने कंज्यूम किया है। इसलिए आईजीएसटी को डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ये थोड़ा सा आउट ऑफ द सिलेबस आपके, ठीक है, फ्री बता दे रहा हूँ। डेस्टिनेशन जीएसटी भी कहा जाता है। ठीक है, यानी अब जीएसटी किसको मिल जाएगा? जो स्टेट कंज्यूम कर रहा है। क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है। ठीक है, बात समझ में आया? लेकिन अर्लियर पीरियड में बिफोर जीएसटी क्या था? वही स्टेट को जीएसटी मिलता था जो स्टेट सामान बेच रहा है। इसलिए जो बेच रहा था ना, वो अमीर होता चला गया और जो खरीद रहा था वो गरीब होता चला गया। इसीलिए सरकार चेंज की, अब जो खरीद रहा बेचारा उसको थोड़ा सा स्टेबलाइज किया जाए, मतलब भाई भाई को थोड़ा सा बराबर मिला जाए। अमीर अमीर होता चला गया, गरीब गरीब होता चला गया। ठीक है, गुजरात इसलिए आगे चला गया, गुजराती मानुष बहुत आगे हो गए इसीलिए, क्योंकि सारे इंडस्ट्री से उन्होंने बैठा रखे थे, सारा टैक्स तो वही खा रहे थे। बात समझ में आया? क्लियर? अब समझ में आ गया चीज़? क्लियर है? स्टेट के अंदर ट्रांजेक्शन हो रहा है विद इन द स्टेट, तो जो भी टैक्स होगा उसका आधा स्टेट गवर्नमेंट ले जाएगी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट। यूनियन टेरिटरी के अंदर हो रहा है तो आधा यूनियन टेरिटरी ले जाएगी, आधा सेंट्रल गवर्नमेंट। आज और इंट्रा स्टेट हो रहा है, यानी स्टेट चेंज हो गया, यूपी से राजस्थान, यूपी से गोवा, जहाँ भी दिल्ली वाले जो भी, तो 12% पूरा का पूरा कहाँ चला जाएगा? आईजीएसटी में। बस इतना जानना है सिलेबस के लिए। आईजीएसटी यानी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट किसको देगा, क्या करेगा, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको यहाँ पे नहीं करना है। बात समझ में आया कि नहीं बच्चा? क्लियरली समझ में आएगा? जीएसटी की टाइप सीजीएसटी, एसजीएसटी, यूटीजीएसटी, आईजीएसटी, आई फॉर इंटीग्रेटेड जीएसटी, एंड टैक्स 0%, 5, 12, 18, 28। क्लियर है बच्चा? क्लियर है कि नहीं? क्लियर है? चलिए
अब देखिए, अब एक चीज़ समझिए, मान लो मैं एक दुकानदार हूँ, रिटेलर हूँ तो पक्का कोई होलसेलर होगा मेरे आगे, और रिटेलर हो तो पक्का मेरे पास कोई कस्टमर भी होगा। मैं रिटेलर के पास दौड़ा भागा गया, क्यों गया? सामान खरीदने के लिए। तो इन भाई साहब ने मुझे सामान दिया 100 रुपये का। कितने का? 100 रुपये का। ठीक है, कितने का दे दिया बच्चा? 100 रुपये का। 100 रुपये का दिया, और उस टैक्स, उस गुड्स में प्राइस जो था 5% था। कितना था? 5%। और जीएसटी ना आपके गुड्स एंड सर्विस में लगता है। किस पे लगता है बच्चा? गुड्स एंड सर्विस। जो हम खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, उस पे लगता है। जो खरीद बेच रहे हैं देश में, उस पर हम जीएसटी लगाते हैं। ठीक है, इनकम उनकम में नहीं लगता। इनकम उनकम तो आपका डायरेक्ट टैक्स हो गया। इनडायरेक्ट टैक्स वो जैसे सामान उमान, सर्विस वगैरह, इसमें। अब 5% बोला कि ये इस पर्टिकुलर गुड्स का टैक्स जो है 5% है। ठीक है, तो होलसेलर ने 5% का एक टैक्स ले लिया। कितने परसेंट का? 5% का टैक्स ले लिया। यानी हम खरीदे कितने में उसको? 105 में। खरीद के लेके आ गए अपने पास, खरीद के लेके आ गए अपने पास। अब कस्टमर आया मेरे पास, अब वो हमसे सामान मांग रहा है। कस्टमर आया मेरे पास, बोला हमको सामान चाहिए, पर्टिकुलर वही सेम चीज़, सेम गुड्स। तो हम वो सामान देने गए, तो क्या हम जितने में खरीदे थे उतने में बेचेंगे? ना, पक्का है हम प्रॉफिट मार्जिन तो ऐड करेंगे। मान लो 100 का सामान था, 100 का सामान था, 100 का सामान था कि नहीं था? 100 का सामान। हम सोच रहे हैं कि प्रॉफिट मार्जिन 100 का ले लें। बहुत लालची इंसान हूँ, बहुत लालची दुकानदार हूँ, पूरा 100% मार्जिन लेने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यानी मैं बेच कितने में रहा हूँ? बेच रहा हूँ कितने में? 200 में। बेच रहा हूँ कितने में? 200 में। ठीक, अब टैक्स रेट कितना था? 5%। 200 का 5% कितना हो जाएगा? 10 रुपया हो जाएगा, 10 रुपीज़। अब यानी कस्टमर के पास जब वो गया सामान, कितने का पड़ गया? कस्टमर को कितने का पड़ा? कस्टमर को पड़ा, कस्टमर को पड़ गया 210 का। कितने का? 210 का। कस्टमर ने खरीदा 210 में। ये प्रोसेस समझ में आ गया कि नहीं आ गया आपको? प्रोसेस समझ में आ गया? होलसेलर से हमने खरीदा था सामान जिस पर टैक्स था कितने का? 5% का। 100 रुपया का गुड्स, ठीक, 5% टैक्स यानी 5 रुपया, यानी हो गया कितना? 105। अब उसको जब मैं बेचने गया तो सेम चीज़ तो सेम दाम में बेचूंगा नहीं, तो कमाऊंगा क्या? खाऊंगा क्या? बीवी बच्चों क्या खिलाऊंगा? यानी मैंने प्रॉफिट मार्जिन कितना ले लिया? 100 रुपया। मैं बेच रहा हूँ 200 में। 5% का टैक्स यानी कितना हो गया? 5 रुपया। और 5% कितना हो गया? 10 रुपया। यानी हो गया कितना तुम्हारा? 210। यानी बेच रहा हूँ कितने में? 210 में। अब देखो यहाँ पे, अब ध्यान से समझिए मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। ठीक है, मैं बताना क्या चाह रहा हूँ ये समझिए। यहाँ पे मैंने जीएसटी पेड किया, जीएसटी पे किया। ठीक, यहाँ मैंने जीएसटी कलेक्ट किया। करा कि नहीं करा? करा कि नहीं करा? मैं रिटेलर, मैंने 5 रुपया टैक्स दिया किसको? होलसेलर को। जीएसटी पेड हुआ। अब जीएसटी पेड, ये बताओ, दुकानदार कहते हैं ना जीएसटी बढ़ गया, मेरा नुकसान हो रहा है। कोई नुकसान नहीं। जीएसटी, हाँ पूंजी थोड़ा सा फंसता है दुकानदार का, बात समझ में आता है, लेकिन कोई दुकानदार का कोई नुकसान है ही नहीं जीएसटी में। क्यों? दुकानदार ने मान लो ये 5 रुपये का टैक्स पे किया किसको? होलसेलर को। होलसेलर को तो पे कर दिया। अब एक बात बताओ, कल को यही सामान बेच के कस्टमर से हम कलेक्ट करेंगे टैक्स। टैक्स कलेक्ट किया कितना? 10 रुपया। 10 में से जो हमने 5 रुपये पे किया था वो अपने पास रख लेंगे, बचा कितना? 5 हम फिर से किसको दे देंगे? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, सरकार को। बात समझ में आया? यानी जो टैक्स हमने 5 रुपये एज ए पे किया था, पूंजी फंसा है, मैं मानता हूँ पूंजी फंसा है, लेकिन उसका नुकसान नहीं है। 5 रुपया जो टैक्स पे किया, वो 5 रुपया तो मैं कलेक्ट ही कर लूंगा जब ये सामान बेचूंगा। तो ये एसेट्स, ये जो टैक्स पे किया हूँ 5 रुपया, ये क्या है? मेरा एसेट्स। इसको हम क्या बोलते हैं? एसेट्स। ठीक, कितना रुपया का एसेट्स है? 5 रुपया का। और जो टैक्स पे किया हूं तो इसको इनपुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इनपुट। इनपुट जीएसटी। क्लियर? अब जीएसटी कलेक्ट, ये जो 10 रुपया कलेक्ट किया हूं, इसको अब मैं अपने घर पे रखूंगा क्या? ये मेरी जायदाद है क्या? बिल्कुल नहीं। जो 10 रुपया कलेक्ट किया हूं, इसमें से पहली बार जितना मैं पे किया था उतना तो अपने पास रख लिया, बचा हुआ मैं किसको दे दूंगा? गवर्नमेंट को। यानी ये जो जीएसटी 10 रुपया है, ये मेरी लायबिलिटी है। क्या है बच्चा? लायबिलिटी। लायबिलिटी कितने की? 10 की। ठीक, ये इसको, ये जो 10 रुपया आ रहा है, कलेक्शन हो रहा है, कलेक्ट हो रहा है,
इसको हम लोग डिनोट करते हैं आउटपुट से, आउटपुट जीएसटी। क्या बोलते हैं बच्चा? आउटपुट जीएसटी। ठीक है, जीएसटी कलेक्ट को हम बोलते हैं आउटपुट जीएसटी। बात समझ में आया कि नहीं आया यहाँ पे? अब देखो जीएसटी पे करने का, जीएसटी पे करेंगे हम, ठीक है, तो आउटपुट माइनस इनपुट, आउटपुट माइनस इनपुट। आउटपुट का मतलब कितना जीएसटी आया मेरे पास, आया कितना 10, हमने पे कितना किया था 5, तो अपना 5 रख लिया, यानी बचा कितना मेरे पास 5, यानी हम ये जीएसटी 5 रुपये किसको पे कर दें? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को। बात समझ में आ गई कि नहीं? बात समझ में आया? 5 रुपये का टैक्स मैंने पे किया था, मैं होलसेलर हूँ, सॉरी रिटेलर हूँ, मैंने पे किया था, और जब मैंने बेचा तो मैंने जीएसटी कितने का लिया? 10 का। 5 का पे किया और 10 कलेक्ट किया, तो इन 10 में से मैंने 5 अपना रख लिया, तो बचा हुआ 5 हमने दे दिया किसको? गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट को पे कर दिए। ये जो 5 मैंने पे किया था ये एसेट्स है, और जो 10 मुझे कलेक्शन हो रहा है ड्यूरिंग द सेल ये मेरा लायबिलिटी है। क्या बच्चा? लायबिलिटी। बात समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ तक समझ में आ गया? याद रखिएगा, इनपुट जीएसटी जब आप टैक्स पे कर रहे हैं, आउटपुट जीएसटी जब आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? अब कुछ कुछ चीज़ें जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या? पहला, अगर कोई मालिक कैपिटल लगा रहा हो, कोई मालिक पर्सनल यूज़ के लिए पैसा निकाल रहा हो ड्राइंग कैपिटल में, ड्राइंग में, अगर कोई मालिक अपना ही पैसा अपने बैंक में डिपॉजिट कर रहा हो, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अपने बैंक से पैसा निकाल रहा हो, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। कि किसी क्रेडिटर को हम पे कर रहे हैं और डिस्काउंट रिसीव हो रहा है, इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। किसी भी डेटर से हमको अमाउंट मिल रहा है, मतलब उधारी मिल रहा है, तो इस पर जीएसटी नहीं लगेगा। बेड डेप रिटर्न ऑफ, कोई बेड डेप हो गया, पैसा डूब गया, नहीं लगेगा। बेड डेप रिकवर्ड में भी नहीं लगेगा। वेजेस में, सैलरीज में जीएसटी नहीं लगेगा। इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर बिल में जीएसटी नहीं लगेगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में नहीं लगेगा। एजुकेशनल सर्विस में नहीं लगेगा। सप्लाई ऑफ सर्विस टू गवर्नमेंट, गवर्नमेंट को कोई सप्लाई सर्विस किया जा रहा है उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। और इंटरेस्ट में जीएसटी नहीं लगेगा। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिसमें जीएसटी नहीं लगेगा। अगर क्वेश्चन में ये चीज़ों में से कुछ भी आ गया उसमें गलती से भी जीएसटी मत लगाना, कुछ ना कुछ तो आएगा आपको कंफ्यूज करने के लिए। तो बेटर है ध्यान से देखिएगा, ये सारा चीज़ आ गया तो जीएसटी नहीं लगेगा। क्या क्या? कैपिटल, ड्राइंग, अमाउंट डिपॉजिट टू बैंक, अमाउंट विड्रॉल फ्रॉम बैंक, क्रेडिटर को पैसा देना, डेटर से पैसा मिलना, ठीक है। बेड डेप रिटर्न ऑफ, फिर आपका बेड डेप रिकवर्ड, ये सब चीज़ें पैसा नहीं लगेगा। इंटरेस्ट पे, ठीक है। वेजेस सैलरी में, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल में, ट्रेवलिंग एक्सपेंस में, ये सारी चीज़ें पैसा नहीं लगेगा। समझ में आया? चलिए अब एंट्री बनाना सीखते हैं हम लोग। सबसे पहले मान लो परचेज गुड्स फॉर ₹1 लाख, ठीक है। अब फिलहाल ये समझ के चलिए कि विद इन द स्टेट है, विद इन द स्टेट है, यूपी के अंदर ही हम लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। 1 लाख का परचेज किया हमने सामान, जिसपे CGST 6% था और SGST 6% था। तो ये बताओ, परचेस करते समय जीएसटी पे कर रहा हूँ मैं, और जब जीएसटी पे कर रहा हूँ तो मेरे लिए एसेट से क्या लायबिलिटी? एसेट से। अभी भी बताया था जीएसटी पे कर रहा हूँ तो वो मेरे लिए क्या है? एसेट। दुकानदार के लिए जीएसटी पेड लायबिलिटी नहीं होगा, वो एसेट्स है, क्योंकि मुझे पता है कि ये जो 5 रुपया मैंने पे किया आज, ये कल को मिल जाएगा कस्टमर से वापस, तो ये मेरे लिए क्या है? एसेट्स। अब देखिए ध्यान से, एंट्री क्या होता है? परचेस गुड्स का एंट्री क्या होता है? नॉर्मली एंट्री तो यही होता है आपका, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, यही होता है। परचेज अपने 1 लाख का क्या, कैश आपके पास 1 लाख का क्या, यही नॉर्मली एंट्री होता ही है, ठीक है। लेकिन अब आ गया जीएसटी। जनरल एंट्रीज वाले चैप्टर में तो आपने ये एंट्री पास किया था, लेकिन अब आ गया जीएसटी। जीएसटी में क्या है कि अब आप जीएसटी पे कर रहे हैं, तो जीएसटी पे कर रहे हैं तो आपको पता है कि जब जीएसटी में पे कर रहा हूँ तो ये जीएसटी मेरे लिए एसेट्स है, ठीक। क्या है बच्चा? एसेट्स। और आपको एसेट्स का रूल अच्छे से पता है बच्चा, एसेट्स का एंड लायबिलिटीज़ का रूल पता होना चाहिए, ठीक है। एसेट जब जब बढ़ेगा उसको हम डेबिट साइड लिखेंगे, जब जब घटेगा उसको हम क्रेडिट साइड लिखेंगे। लायबिलिटी जब जब बढ़ेगा क्रेडिट साइड, जब जब घटेगा डेबिट साइड। क्लियर? अब सुनो, एसेट्स इंक्रीज हो रहा है, ये टैक्स पे कर रहा है, एक तो CGST एक SGST। टैक्स पे करते समय हम इनपुट बोलते हैं, क्या आउटपुट बच्चा? इनपुट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे लगेगा इनपुट, पहला आ जाएगा CGST अकाउंट डेबिट 6000, 6% है। इनपुट SGST अकाउंट डेबिट 6000, टोटल हो गया तुम्हारा 1,12,000।
बात समझ में आ गया बच्चा? बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? क्लियर है? कोई दिक्कत? क्लियर हो गया आपको? चलिए, क्लियर हो गया। अब सेम चीज़, सोल्ड गुड्स फॉर रुपीज़ 2 लाख, CGST SGST दोनों 6% है, दोनों कितना है? 6%, ठीक है, @6%। अब देखो, अब आप क्या कर रहे हैं? सामान बेच रहे हैं। जब बेचने जा रहे हैं तो उस सामान को आप 2 लाख पे बेच रहे हैं, तो बेचने जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्या आ रहा है? टैक्स आ रहा है। क्या आ रहा है बच्चा? टैक्स आ रहा है। टैक्स आ रहा है तो ये आपकी लायबिलिटी है। लायबिलिटी बढ़ रहा है यानी किस साइड? क्रेडिट साइड। और गुड सेल, सेल्स का एंट्री क्या होता था? कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, यही एंट्री पास होती थी आज तक। लेकिन अब जीएसटी में थोड़ा सा डिफरेंस है। सेल्स कितने का किया आपने? 2 लाख का। सेल्स के टाइम हम इनपुट बोलते हैं कि आउटपुट? आउटपुट बोलते हैं। फिर से देख लो एक बार, क्या बोलते हैं? सेल्स के टाइम में यहाँ सेल्स किया था ना, यहाँ हमने किया था परचेज और यहाँ हमने किया था सेल। तो सेल के टाइम में जो जीएसटी कलेक्ट किया इसको हम क्या बोलते हैं? आउटपुट जीएसटी। ये लायबिलिटी है। क्या बच्चा? लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हुआ, लायबिलिटी इंक्रीज हुआ तो किस साइड में? क्रेडिट साइड में। टू आउटपुट CGST अकाउंट टू आउटपुट SGST अकाउंट, ठीक है। 6% कितना हो जाएगा? 6 to 12, 12,000, 2,24,000। बात समझ में आ गया? इजी एंट्री आपको आना चाहिए, जेनरेटिक्स आना चाहिए। जेनरेटिक्स आएगा तो ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। क्लियर है बच्चों यहाँ तक? अब देखो, आपको ना एडजस्टमेंट की बात करेगा। क्या करेगा? बात करेगा एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी। क्वेश्चन के आखिरी में बोला होगा जीएसटी का एडजस्टमेंट करना, यानी वो जीएसटी को पे करना। क्या था ये एडजस्टमेंट ऑफ जीएसटी सर? यही आउटपुट माइनस इनपुट, यही वाला काम हमने किया था। जो 5वां बज के तो हमने किसको दे दिया था? सरकार को, ठीक। अब हम एडजस्टमेंट करेंगे। जब एडजस्टमेंट करेंगे तो जीएसटी टोटल हमने कलेक्ट कितना किया? कलेक्ट कितना किया? 12 24,000। और पेड कितना हुआ? पेड कितना हुआ? 6 12,000। ये 12,000 तो मेरा एसेट था और ये 24,000 मेरे लिए क्या है? लायबिलिटी, क्योंकि मैं अपने जेब में तो रख नहीं सकता, आया है हमको देना पड़ेगा। अब सुनो, 12,000 मैंने टैक्स पे किया, 24,000 मैंने टैक्स कलेक्ट किया, तो इस 24 में सबसे पहले मैं अपना 12 खत्म करूंगा। जो मेरा 12 था एसेट्स, अब वो एसेट्स खत्म हो जाएगा। एसेट्स खत्म हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, किधर जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर? अब ये लायबिलिटी की बात की जाए, लायबिलिटी में से 24 में से 12 उठा के हम अपना 12 कवर कर लिए, बचा हुआ 12 हम सरकार को दे दिए, तो अब मेरी लायबिलिटी भी खत्म। लायबिलिटी खत्म, डिक्रीज हुआ तो किस साइड? डेबिट साइड। बात समझ में आ गया? एडजस्टमेंट करना है, खत्म करना। और आपको ऐसे ही पता है कि जब भी किसी चीज़ को खत्म किया जाए एंट्री में, तो डेबिट वाले को क्रेडिट में ले जाओ, क्रेडिट वाले को डेबिट में जाओ। माइनस प्लस माइनस होता है ना, प्लस माइनस माइनस होता है ना, ये चीज़ तो आपने पढ़ा ही था। तो आप कोई भी चीज़ उल्टे साइड में ले जाओ। किसी का बैलेंस जीरो करना है, डेबिट साइड में लिखा है तो क्रेडिट साइड में लिख दो, जीरो हो जाएगा अपने आप नल हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब हम एसेट्स को खत्म करने जा रहे हैं और लायबिलिटीज को भी खत्म करने जा रहे हैं, यानी टैक्स की बात कर रहा हूँ। किसकी बात कर रहा हूँ? टैक्स की बात कर रहा हूँ। किसको खत्म कर रहा है? एक ये टैक्स और ये टैक्स, इन दोनों को मैं खत्म करने जा रहा हूँ। एडजस्टमेंट करने के लिए बात बोल दिया क्वेश्चन में, तो अब करना ही पड़ेगा बच्चा, भाग नहीं सकते। तो एसेट्स खत्म होगा, लायबिलिटी खत्म होगा, लायबिलिटी खत्म होगा, लायबिलिटी डिक्रीज होगा, यानी किस साइड? डेबिट साइड। चलिए आ जाओ, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST अकाउंट। आउटपुट CGST में कितना है? 12,000। एक साथ भी कर सकता हूँ, लेकिन मैं पहले अकेले बता रहा हूँ ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए। इनपुट CGST में कितना है? 6,000। तो 12,000 की लायबिलिटी थी, खत्म। 6,000 मेरा एसेट्स खत्म, अब बच गया 12,000, तो सॉरी 6,000 हम गवर्नमेंट को पे कर देंगे, यानी मेरे खाते से पैसा चला जाएगा। अब सेम चीज़ SGST के लिए करो, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट SGST अकाउंट टू बैंक। क्लियर? आउटपुट SGST में कितना था? 12,000। इनपुट SGST में कितना है? 12,000। टू बैंक कितना? सॉरी
और इनपुट GST में तुम्हारा 6,000, कितना बच्चा 6,000, 6,000 है ना। और यहाँ बैंक में कितना चला जाएगा तुम्हारा 6,000, बैंक में जाने का मतलब पैसा जा रहा है ना, गेट व्हाट गोस आउट, कहाँ जा रहा है, बैंक सरकार के पास जा रहा है। बात समझ में आ गया। ये एंट्री पास करनी पड़ेगी जब भी क्वेश्चन में बोल दोगे एडजस्टमेंट ऑफ GST। अब इन दोनों को ना आप कंबाइन एंट्री बना सकते हो। क्या बना सकते हो बच्चा, कंबाइन एंट्री भी बना सकते हो। कैसे सर, बहुत ईजी, दोनों को कंबाइन कर दो, ठीक है। आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट 12,000, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट 12,000 टू इनपुट CGST अकाउंट 6,000 टू इनपुट SGST अकाउंट 6,000 टू बैंक 12,000। बात समझ में आ गया। आप इसको एक साथ भी लिख सकते हैं, अलग अलग भी लिख सकते हैं, बेटर एक साथ लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बार बार लिखोगे टाइम कंज्यूम होगा, नरेशन लिखोगे वगैरह वगैरह। तो कैसा लगा बच्चा, समझ में आया कि नहीं आया, प्लीज़ बताइएगा जरूर। GST समझ में आया कि नहीं आप लोग को। तो अब बच्चों एक बात बताओ, यहां तो आउटपुट इज मोर देन इनपुट, यानी आउटपुट ज़्यादा था, टैक्स कलेक्ट इज मोर देन टैक्स पेड। यानी हम टैक्स कलेक्ट किए थे 24,000, टैक्स पे किए थे 12,000, तो 24 में 12 अपने पास रख लिए, बचा हुआ 12 हमने सरकार को दिया। सर ऐसा भी हो सकता है क्या कि आउटपुट इनपुट के बराबर हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। या इनपुट आउटपुट से ज़्यादा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। दोनों केस हो सकता है, ठीक है, दोनों केस हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। आउटपुट और इनपुट बड़ा था इसमें, तो 24,000 मैंने कलेक्शन किया, 12,000 मैंने पे किया था, 12,000 अपना रख के 12,000 मैंने सरकार को पे कर सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि आउटपुट उतना ही हो जितना इनपुट हो, ठीक है। तो इस केस में बस ये 4 एंट्री बन पाएगी बस, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक, मतलब सरकार को कुछ नहीं देना, ठीक है, ना तेरा क्या जाता, मेरा कुछ नहीं जाता, ठीक है। और उसके बाद इन केस अगर इनपुट इज मोर देन, इनपुट ज़्यादा हो जाए, इनपुट ज़्यादा हो जाए आउटपुट से, ये क्या है सर जी? इनपुट ज़्यादा हो जाए मतलब टैक्स पेड इज मोर देन टैक्स कलेक्टेड, टैक्स पेड इज मोर देन टैक्स कलेक्टेड। मान लो मैंने टैक्स पे किया 24,000, उल्टा कर लो, और मुझे टैक्स कलेक्शन हुआ करना 12,000, कितना 12,000, ठीक, 12,000 नहीं करता हूँ, लगेगा सेम नहीं, बाप रे बाप, ये तो ख़राब चीज़ है ना, ठीक है। इसको हम कर देते हैं 20,000, कितना कर देते हैं 20,000। अच्छा एक बात बताओ, टैक्स मैंने पे किया 24,000, ये तो मेरा एसेट्स था, कलेक्ट कितना 20,000, लायबिलिटी कितना 20,000। एक बात बताओ मेरा कितना एसेट्स कैंसिल होगा, कितना एसेट कैंसिल होगा, बस 20,000 ना, यानी अभी भी इसमें कितना बच जाएगा 24,000, क्योंकि मैंने पे किया था 24,000, ठीक, और कलेक्ट कितना हुआ 20,000, ठीक, यानी अभी भी कितना बचा 4,000 का एसेट बच गया, 4,000 का इनपुट बच गया, कितना 4,000 का इनपुट, ये जो 4,000 का बच गया इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं बच्चा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। बात समझ में आया कि नहीं आया कि 24,000 का मैंने टैक्स पे किया, ठीक है, ध्यान सुनो, और कलेक्शन हुआ कितने का 20,000 का। क्या मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कुछ दे सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। जो मैंने पे किया वही मुझे कलेक्ट नहीं हुआ अभी तक, तो मैं पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देने की बात तो छोड़ दो, उसको कहाँ से दूंगा, जो अपना ही खाता क्लोज नहीं हुआ तो उसको कहाँ से दूंगा। तो 24,000 का एसेट्स में से बस 20,000 का कटा, यानी अभी भी कितना बच गया 4,000 इनपुट अभी बच गया, जिसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट। क्या बोलते हैं बच्चा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। और इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो बैलेंसिंग फिगर है ये नेक्स्ट मंथ में कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा और नेक्स्ट मंथ के GST में कटेगा, एडजस्ट होगा। अब नेक्स्ट मंथ का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हमको क्लास 11 में करना ही नहीं है, बस यहीं तक करना है। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट नेक्स्ट मंथ में कैसे करना है उसको नहीं पता, बस इतना जान लो कि इनपुट टैक्स क्रेडिट होता क्या है। अब देखो इसका जनरल एंट्री कैसे पास किया जाएगा। इस केस में जनरल एंट्री कैसे पास किया जाएगा, जनरल एंट्री तो सेम वही रहेगा, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, ठीक है, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। ये 24,000 था ना टैक्स पेड, तो 24,000 तो मान लो हम लोग 12,000
ठीक है, और टैक्स क्रेडिट 20 था तो मान लो 10,000 10,000। क्लियर? उल्टा लिख दिया ना, उल्टा लिख दिया मुझको, इसको और क्लियर कर देता हूँ, इसको और क्लियर कर देता हूँ। टैक्स पेड कितना है 24,000, टैक्स क्रेडिट कितना है 20,000। टैक्स पेड यानी क्या है ये इनपुट, तो इनपुट CGST मान लो 12,000, इनपुट SGST मान लो 12,000, उल्टा लिख दिया था। और ये आउटपुट, ये जो कलेक्ट हुआ ये आउटपुट है, तो आउटपुट CGST आधा आधा कर देते सीधे 10,000, आउटपुट SGST मान लो कितना 10,000। तो जितना कलेक्शन हुआ उतना ना कैंसिल होगा, कलेक्शन हुआ 10,000 तो कैंसिल भी कितना होगा 10,000 ही, कैंसिल भी कितना होगा 10,000। ठीक, क्लियर है? यानी इनपुट CGST में तो था 12,000, लेकिन हमने यहाँ पे लिखा कितना 10,000। क्यों? 10,000 तो कलेक्ट हुआ, तो जितना कलेक्ट हुआ उतना ही एसेट्स घटेगा, बाकी का जो बच गया कितना 2,000 यहाँ 2,000 यहाँ, यानी टोटल कितना बच गया 4,000। इसको हम क्या बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट, इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये चला जाएगा नेक्स्ट मंथ में, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा नेक्स्ट मंथ में, नेक्स्ट मंथ के GST के कलेक्शन से वहाँ पे एडजस्टमेंट होगा। बात समझ में आ गया? क्लियर है बच्चों? तो ये था पूरा बेसिक डिटेल। अगले वाले क्वेश्चन में 1-2 न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक वीडियो में CGST IGST का न्यूमेरिकल कराऊंगा, एक वीडियो में IGST कराऊंगा और चैप्टर खत्म। एक छोटा सा टॉपिक और है बच्चों, यहाँ पे छोटा सा टॉपिक ये है कि अगर आप कोई सामान परचेज कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं बच्चा? परचेज कर रहे हैं, तो 1 लाख का परचेज किया आपने, तो परचेज अकाउंट डेबिट 1 लाख का, इसमें आपने टैक्स पे किया। टैक्स पे यानी इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, कैश नहीं लिखते हैं, किसी का नाम लिख देते हैं, कुलदीप अकाउंट। 6% का था मान लो 6,000 6,000 1,12,000। अच्छा, अब ये बताइए, ये जो IGST आपने लिखा है आपके लिए ये क्या है? एसेट्स। इसलिए तो आपने डेबिट साइड में लिखा, क्योंकि एसेट्स का रूल है इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, यही रूल है। एसेट इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड, डिक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड, रूल तो यही कहता है। ठीक है, अभी एसेट बन गया, आपने डेबिट साइड में लिख दिया। अब क्या होगा कि अगर परचेज रिटर्न हो गया, क्या होगा कि जब परचेज रिटर्न हो जाए, क्या होगा अगर ड्राइंग हो जाए, क्या होगा लॉस ड्यू टू फायर हो जाए, क्या होगा? आपने जनरल से तो पढ़ा ही था। परचेस रिटर्न का मतलब क्या है कि जो सामान हमने बेचा वो वापस आ गया, यानी नुकसान हो गया। पहली बात तो क्या हो गया? नुकसान हो गया। ठीक है, नहीं परचेस रिटर्न तो हम वापस नहीं किए, जो हमने खरीदा उसको हमने बेचा, जो हम खरीदे हैं उसको हम बेचे। तो बेचे किसको? कुलदीप। वापस किए किसको? कुलदीप को। तो कुलदीप अकाउंट डेबिट टू परचेस रिटर्न अकाउंट, ये एंट्री आपने पास किया था, करा था, क्योंकि जो आपने परचेस किया था वो सामान आप वापस कर रहे हो। परचेस करते समय आपने टैक्स पे किया था, आप सामान को वापस कर रहे हो, तो सामान को वापस करें तो कुलदीप हो गया रिसीवर डेबिट साइड में। परचेस रिटर्न, परचेस एक्सपेंस था, अब रिटर्न एक्सपेंस नहीं है, तो एक्सपेंस और एसेट्स का रूल सेम होता है, जब भी डिक्रीज होता है किधर चला जाता है? क्रेडिट साइड में चला जाता है। क्लियर? अब जो ये टैक्स आपने पे किया था एट द टाइम ऑफ परचेज, इसका क्या होगा कालिया? मान लो आपने 10,000 का सामान वापस किया, तो पक्का है ना कि 10,000 का सामान जो वापस किया इसमें आपने GST भी तो पे किया था 6%, यानी कितना 1,200 रुपये GST पे किया। अब इस GST का क्या होगा? एक बात बताओ, जब सामान ही वापस कर दिया तो GST भी वापस हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? क्या अब वो एसेट्स रहेगा आपका? आपने GST पेड किया था तो आपके लिए एसेट्स था, क्योंकि आपको पता है ये माल बेचूंगा, GST लूंगा और ये एसेट में फिर रिकवर कर लूंगा, एसेट से पैसा कन्वर्ट कर लूंगा। लेकिन अब वो माल को ही आपने वापस कर दिया, तो क्या अब वो एसेट रहा? 6,000 में से 6,000 कितना हो गया आपका? 12। 6,000 में से 1,200, 6,000 में से 1,200 क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 4,800 ही आपका एसेट रहेगी। आप
कितना एसेट रह गया 4800। बात समझ में आया कि नहीं आया? सामान वापस कर दिया तो क्या अब जीएसटी रहेगा? जीएसटी भी तो खत्म हो जाएगा, क्योंकि सामान वापस किया तो सामान कितने का था? 10,000 का, तो ये जीएसटी भी तो वापस हो जाएगा, यानी कि पैसा कितना आपको मिलेगा? 11,200 का। बात समझ में आया? 11,200 का। अब वो एसेट था, अब वो एसेट नहीं रहा, खत्म हो गया, एसेट नहीं रहा। जब एसेट रहा ही नहीं, एसेट डिक्रीज हो गया, तो किस साइड में? क्रेडिट साइड में। टू इनपुट CGST अकाउंट टू इनपुट SGST अकाउंट। ठीक है, कितने का परचेस रिटर्न कर रहे हैं? मान लो 10,000 का, मान लो 10,000 का। इनपुट CGST कितने का चला गया? 6%, यानी 600, 11,200। बात समझ में आया? अब सेम केस ड्राइंग में है। अगर आप ड्राइंग कर रहे हैं, पर्सनल यूज की अगर सामान निकाल रहे हैं, अब सामान ही दुकान में नहीं है तो क्या उसको बेच के हम टैक्स कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं कर सकते। जब सामान दुकान पे है ही नहीं तो क्या उसको बेच के कलेक्ट कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। अब वो पर्सनल यूज के लिए आपने यूज कर लिया, तो मतलब मान लो फिर से आपने 10,000 का निकाल लिया सामान। ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू परचेज, ठीक, टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। फिर से मान लो 10,000 का ड्राइंग किया आपने, कितने का ड्राइंग किया? 10,000 का। ठीक है, 10,000 का ड्राइंग कर लिया आपने, यानी परचेस में से 10,000 घट गया, और 600 किस में से कट गया? GST में से 11,200। अब ये इनपुट CGST क्यों आपने यहाँ पे लिखा? क्योंकि भैया पहले एसेट्स इंक्रीज हुआ था मेरा, GST पे किया तो एसेट इंक्रीज हुआ तो मैंने डेबिट साइड में लिखा। लेकिन अब वो ड्राइंग करने की वजह से, पर्सनल यूज़ की वजह से ड्राइंग कर लिया, तो अब दुकान पे जब माल ही नहीं है, उसको बेच ही नहीं सकता, तो GST इसमें कलेक्ट नहीं हो सकता। अब वो मेरा एसेट नहीं रहा, एसेट डिक्रीज हो गया, एसेट डिक्रीज हो गया, तो अब उसको कहाँ लिख देंगे हम? क्रेडिट साइड में। बात समझ में आया? सेम चीज़ लॉस ड्यू टू फायर में होगा, यानी जो इनपुट टैक्स आपने पे किया था, पे करके डेबिट साइड में लिखा था, अब वो कैंसिल होकर कहाँ हो जाएगा? क्रेडिट साइड में। क्लियर? सेम चीज़ सेल्स रिटर्न के साथ होगा, सॉरी सेल्स के साथ होगा। सेल्स क्या? मान लो आपने 1 लाख का, जिसमें CGST 6%, SGST 6%। ठीक है, सेल्स करते समय का एंट्री क्या होगा? सेल्स किया आपने राम को, मान लो राम डेबिट टू सेल्स, कितने का? 1 लाख का, टू GST कलेक्ट कर रहे हो ना, आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। ये तो आपकी लायबिलिटी है कि नहीं? यानी कितना 6,000 टोटल हो गया 1,12,000, 1,12,000। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, ये तो आप कर ही रहते हैं। इनकेस मान लो कोई सेल्स रिटर्न हो गया, क्या हो गया बच्चा? सेल्स रिटर्न, हटो तुम, सेल्स रिटर्न हो गया 10,000 का। एक बात बताओ, जब उसको सेल किया तो हमने GST कलेक्ट किया था। अब वो जो सामान वापस करा, जो सामान हमने बेचा था, वो सामान वापस आ रहा है, तो GST भी तो वापस हो जाएगा, क्योंकि ये वाली GST जो 6,000 हमने कलेक्ट की थी, ये हमारे लिए क्या है? लायबिलिटी। मान लो पूरा का पूरा सामान उसने वापस कर दिया, 1 सेकंड के लिए मान लो पूरा का सामान वापस कर दिया, तो क्या मेरे पास ये जो 12,000 की लायबिलिटी थी, क्या अब रहेगी? नहीं, क्योंकि सामान वापस किया, GST भी वापस कर दिया, खत्म कहानी, यानी लायबिलिटी खत्म, लायबिलिटी खत्म। क्लियर? यानी इसकी एंट्री क्या बनेगी? सेल्स रिटर्न की, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट। ठीक है, सेल्स रिटर्न तो आपको नुकसान हो ही रहा है, डेबिट साइड में आ जाएगा, कितने का? 1 लाख का। अब ये आउटपुट CGST जो लायबिलिटी थी, क्योंकि हमको सरकार को पे करना है, मैंने टैक्स कलेक्ट किया था, सरकार को पे करना है। अब कहाँ से सरकार को पे करेंगे? जब सामान ही वापस हो गया, भैया GST तो तुम वापस ले गए, अब मेरे पास कोई लायबिलिटी नहीं, हमें सरकार को पे नहीं करेगा, खत्म कहानी खत्म। सामान वापस हुआ, पैसा उसको वापस किया, पैसे के साथ साथ पैसा प्लस GST उसको वापस कर दिए। बात समझ में आया? तो सेल्स अकाउंट डेबिट, लायबिलिटी खत्म, यानी लायबिलिटी का रूल आपको पता ही है, लायबिलिटी का रूल पता है, इंक्रीज तो क्रेडिट, डिक्रीज तो डेबिट, पता है ना? तो क्या होगा यहाँ पे? सॉरी, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू राम। ठीक है, 6,000 राम गिवर है,
1,12,000 पूरा का पूरा सामान वापस हो गया। बात समझ में आ गया? ये रिटर्न वाली कहानी समझ में आ गई कि नहीं आ गई? देखो इनपुट को भी कैंसिल करना पड़ सकता है, आउटपुट को भी कैंसिल करना पड़ सकता है। क्लियर रहिएगा हमेशा। ये टॉपिक क्लियर हुआ कि नहीं? प्लीज़ क्लियर हुआ हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सबको बताइए और पढ़िए, ठीक है। और बने रहिए, पहली बात वीडियोस में बने रहिए, लगातार बने रहिए। थोड़ा सा मुझे टाइम लग रहा है वीडियोस बनाने में, थोड़ा ऑनलाइन में थोड़ा सा भी इतना फ्लुएंसी आया नहीं है। और हाँ, एक और चीज़ बच्चों, ये जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन है ना, तो मैं इसमें इस वाले प्लेलिस्ट में नहीं रखने वाला। मैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के लिए अलग प्लेलिस्ट ही बना देता हूँ, जिसपे खाली न्यूमेरिकल क्वेश्चन मिलेगा। यहाँ टॉपिक वाइज मिलेगा, क्योंकि जनरल एंट्रीज का मैंने बनाया तो मुझे दिखा थोड़ा सा प्रॉब्लम कि टॉपिक भी उसमें, न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी उसमें। तो मैं ये काम करूँगा, टॉपिक वाला जितना भी चीज़ है इस वाले प्लेलिस्ट में रहेगा, और जितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन है वो सारे आपको अलग प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। न्यूमेरिकल फॉर क्लास 11th अकाउंटेंसी, इस टाइप का नाम रहेगा उसका। तो बच्चों न्यूमेरिकल पढ़ना हो डीके गोल का क्वेश्चन बाय क्वेश्चन, तो उस वाले न्यूमेरिकल प्लेलिस्ट में आ जाइएगा, और टॉपिक्स इससे क्लियर कीजिएगा, न्यूमेरिकल वहाँ से देखिएगा। क्लियर है बच्चों? चलिए, जय हिंद।